नमस्कार, मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। जी बिजनेस का ये शो खास हमारी फीमेल दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आप भी अपना कोई निवेश पर एक्सपर्ट की राय लेना चाह रही हैं तो इस शो का हिस्सा बन सकती हैं। तरीका नोट आप करें कैसे आपको अपने सवाल भेजने हैं, यानी हमारा ईमेल आईडी she@znetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे। साथ ही एसएमएस के जरिए भी सवाल भेज सकती हैं। she हमारा कोड लिखना होगा, साथ ही अपना नाम, अपना सवाल 57575 पर आपको भेजना होगा। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं बलवंत जैन, अपना पैसा.com के CFO। बहुत बहुत स्वागत है बलवंत साहब आपका। तो चलिए एक नजर डालते हैं क्या रहेगा शो में खास, यानी आज किन किन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। हम कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पर यहाँ पर चर्चा करते हैं, सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट पर भी चर्चा होती है। लेकिन आज के शो में जो खास है यानी ऑन द शो है, पहली बार निवेश जो कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स होंगी। साथ ही एजुकेशन लोन पर आपको टैक्स छूट मिलेगी या नहीं, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा अगर आपको कोई रकम गिफ्ट में मिली, यानी कैश में गिफ्ट है या फिर किसी और तरीके से। चलिए पहली दर्शक फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है, ज्योति है मुंबई से। नमस्कार ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मैटर्स में। पूछिए क्या सवाल है। थैंक यू, नमस्ते। बताइए। मेरा क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड के लिए है जी। वो एक हेल्थ प्लान लेना चाहते हैं, तो कौन सा बेटर होगा अभी के लिए? इनफैक्ट ज्योति आपने मेल हमारे साथ शेयर की थी, काफी सारे गोल्स आपने सेट किए हुए हैं कि आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए इस तरह से आपने प्लानिंग करी है। लेकिन शुरुआत होती है इंश्योरेंस से। आप बता सकती हैं कोई इंश्योरेंस कवर आपने खरीदा हुआ है, कोई टर्म प्लान? नहीं, अभी तक कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं है। ओके। और आपकी एज कितनी है ज्योति? मेरी एज है 28। और आपके हस्बैंड की? 30। चलिए ओके। बाकी मेल पर डिटेल्स आपने भेजी थी उसे ही हम डिस्कस करेंगे। बलवंत साहब आपने इनका मेल शेयर किया था, हमने आपसे देखा होगा। पोर्टफोलियो अभी बनाया नहीं है, मगर आपसे जानकारी लेकर, आपसे थोड़ी सी एडवाइस लेकर ये आगे बढ़ना चाहती हैं। जैसे कि इन्होंने एज शेयर की, इनकी एज 28, हस्बैंड की एज 30 ईयर्स है। और जो प्लान इन्होंने आगे जो अपने फ्यूचर का प्लान बताया है कि 1-2 सालों में ये अपनी फैमिली प्लान कर रही हैं, उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, उनकी शादी और रिटायरमेंट के लिए अलग अलग कॉर्पस ये तैयार करना चाहती हैं। शुरुआत कैसे करें? मतलब पहली बार निवेश कर रही हैं तो जाहिर है थोड़ा सा सोच समझ के इनको पोर्टफोलियो बनाना होगा। आपकी क्या राय है इनके लिए? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पहले मैं आपके सब व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आपकी जो इनकम है, सालाना इनकम है, उससे 10 से 12 गुना आपको इंश्योरेंस जरूर ले लेना चाहिए। उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकती है। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, जैसे ज्योति जी बता रही है कि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रही है, तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रही है तो इनको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या इक्विटी जो 100% इक्विटी के फंड है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा सुझाव रहेगा कि जो बैलेंस फंड है, जो 70 से 80% के आसपास इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और 20 से 30% डेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या है कि सबसे बढ़िया फीचर है वो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग डेट और इक्विटी की हो जाती है जी। तो इसके लिए जैसे बैलेंस फंड के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस फंड है, टाटा का बैलेंस फंड है और HDFC का बैलेंस फंड है, जो अपने इन्वेस्टमेंट है वो तीनों में डिवाइड कर सकती है। और एक मेरा और सजेशन रहेगा कि इनका जो गोल है उससे अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैप करके रखें। जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसे मैप करके रखें, तो वो विड्रॉ करने के पहले आपको विचार में आएगा कि नहीं, मैं अगर ये विड्रॉ कर लिया तो मेरे बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी या उसमें तकलीफ हो जाएगी। बलवंत साहब, जैसे आपने इनको कुछ बैलेंस फंड्स का यहाँ पर ऑप्शन दिया, ICICI प्रू बैलेंस और साथ ही टाटा बैलेंस। पिछले 5 साल में इनका रिटर्न अगर देखें, हिस्टोरिक रिटर्न्स की बात करीब 18 से 20% का इसमें रिटर्न रहा है। ये तो रही म्यूचुअल फंड्स की बात। साथ ही कुछ और भी इन्होंने चीजें मेंशन की थी, जैसे हेल्थ कवर के बारे में भी कुछ जिक्र किया है। इन्होंने आय हालांकि यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन इन्होंने जो एक्सपेंसेस कर सकते हैं नियर अबाउट, इन्होंने कहा सरप्लस जो रहती है सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद नियर अबाउट 8,000 रहती हैं। इस 8,000 रुपए को कैसे ये डिवाइड करें? जैसा इनकी बातों से लगा कोई इंश्योरेंस भी नहीं है और साथ ही कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। इस 8,000 का जो सरप्लस है इनके पास, इसको कैसे डिवाइड करके आगे बढ़े? देखिए पल्लवी जी, जैसे मैंने बताया कि उनको जैसे पहले इनकम है उनका 10 से 12 गुना जो है वो इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। और इंश्योरेंस हमेशा आपको प्योर टर्म प्लान खरीदना चाहिए। और आजकल सब कंपनियों के ऑनलाइन टर्म प्लान है, तो जैसे इनके लिए मेरे हिसाब से अवीवा का जो टर्म प्लान है वो खरीद लेना चाहिए। और उसके बाद जो पैसा बचता है उनको बैलेंस, चूंकि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है और उन्होंने ईमेल में लिखा भी है कि इनकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो मॉडरेट है, तो उनको बैलेंस फंड में डालना चाहिए। और उनकी इच्छा भी है वैसे कि उनका कुछ इन्वेस्टमेंट इक्विटी
इक्विटी में हो और कुछ डेट में हो, तो बैलेंस फंड का वो फीचर है जिसमें डेट और इक्विटी दोनों इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात है कि बेस्ट जो बैलेंस फंड है उसमें टैक्स का बेनिफिट है, क्योंकि 65% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी में, तो इस पर जो 1 साल के बाद अगर कभी भी विड्रॉ करेंगे तो उस पर टैक्स नहीं लगता। परंतु मेरा सुझाव रहेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए ही आप इन्वेस्ट करें और हर 2-4 महीने में आप जो NAV वगैरह वो चेक नहीं करिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में आपको है ना वो बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा। जैसे आपने बताया 18%, 20% का 5 साल का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। तो बिल्कुल कुछ बैलेंस फंड्स आपने बताए, साथ ही टर्म प्लान लेने की आपने बात की। एक हेल्थ कवर, अगले सवाल को लेने से पहले आपसे जानेंगे, हेल्थ कवर की भी इन्होंने चर्चा की है मेल में। बच्चा जब इनका हो जाएगा, यानी अगले 1 साल के बाद की बात कर रही हैं, लगभग अगर 5 लाख तक का मेडिक्लेम ये लेती हैं, कहाँ से लें और लगभग कितना प्रीमियम उसका देना होगा? पल्लवी, ऐसा है, हेल्थ इंश्योरेंस का कवर लेने के लिए इनको बच्चा होने तक वेट नहीं करनी है, क्योंकि ये इनको खुद का और उनके हस्बैंड का भी रिस्क है। तो उनको जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्लान ले लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा का जो 5 लाख का एक फ्लोटर प्लान है, जो उनके बैंक के जो कस्टमर्स है उनको ही देते हैं, वो 5 लाख का फ्लोटर प्लान लेना चाहिए। उस पर उनकी जो कॉस्ट है वो 7,100 रुपये के आसपास आएगी। और उसके ऊपर उनको जो 3 लाख का है वो अपोलो म्यूनिक का जो टॉपअप प्लान खरीद सकती है, उसका नाम अपोलो ऑप्टिमा प्लस है। और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर प्लान नहीं मिलता है कोई भी वजह से, तो अपोलो का ही इजी हेल्थ स्टैंडर्ड प्लान है, वो खरीद सकती है। परंतु अपोलो की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें एक बात ध्यान रखनी है, जैसे अगर आप कोई भी कारण से नॉन रेसिडेंट हो गए तो आपका जो कवर है वो बंद हो जाएगा। तो अगर आपकी भविष्य में भी कहीं फॉरेन जाने की अगर प्लानिंग हो तो आप अपोलो वाली पॉलिसी नहीं खरीदिएगा, बाकी अपोलो वाली पॉलिसी एकदम बढ़िया है। जी, तो ज्योति, आपके लिए कुछ जैसे कुछ चुनिंदा चीजें इन्होंने आपने बताई, स्पेसिफिकली आपकी मेल में रिक्वायरमेंट थी कि आपको प्लान का नाम भी जानना है और कंपनीज के नाम भी, तो अपोलो म्यूनिक से आप ले सकती हैं हेल्थ कवर। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप इनकेस आप अकाउंट रखती हैं तो उनकी भी फ्लोटर पॉलिसी है, 5 लाख की पॉलिसी, करीब 7,100 प्रति वर्ष प्रीमियम आपको देना होगा। चलिए आगे, जो अगली दर्शक है रसिका, काफी देर से फोन लाइन पर हमारे साथ है। रसिका जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? नमस्कार, मेरे पापा अप्रैल में रिटायर्ड हो रहे हैं जी। उनको अप्रोक्सीमेटली 50 लाख मिलेंगे, तो उनको फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए या FNP में करना चाहिए, किसमें रिटर्न ज्यादा मिलेंगे? ओके, 50 लाख रुपीस रिटायरमेंट पर मिल रहे हैं। चलिए जानते हैं एक्सपर्ट से कि उनका क्या कहना है। इन्होंने कुछ इनफैक्ट शॉर्टलिस्ट भी किए हैं बलवंत साहब, इन्होंने FMPs का जिक्र किया, FD का भी जिक्र किया। आपको क्या लगता है इनकी एज के हिसाब से, जैसे इन्होंने बोला अगले साल 3 महीने रह गए मात्र इनके रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट के बाद एक कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट कौन सा रहेगा? MIP सजेस्ट करेंगे, FMPs, FDs? 50 लाख का जो अमाउंट है, कैसे इसको निवेश करें? देखिए, जैसे इन्होंने तो 2 ऑप्शन सुझाई है कि FD में डालना चाहिए, FMP में डालना चाहिए। तो FMP में अगर टैक्स लाइबिलिटी है तो FMP में चूंकि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, तो FD से ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है, तो आपको FMP में डालना चाहिए। परंतु अगर उनको रेगुलर इनकम वगैरह चाहिए, जैसे मेरे पास जो डिटेल है उसके हिसाब से इनके फादर को रेगुलर इनकम चाहिए, तो मेरा सुझाव रहेगा कि वो 3 लाख रुपया कोई भी लिक्विड फंड में डाल देगा, उसमें से 25,000 रुपया हर महीने का सिस्टमेटिक विड्रॉल कर लेवे, और बाकी का जो 47 लाख रुपया है वो या तो जैसे ये टैक्स फ्री बॉन्ड चल रहे हैं, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक के जो बॉन्ड्स है, वो उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 से लेकर 9% के बीच में है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भविष्य में नहीं, इमीडिएट फ्यूचर में नहीं आने वाली, ये इंटरेस्ट पिक हो गई, और ये जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है, तो मेरे हिसाब से वो उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। और अगर ये इनके फादर ने VRS लिया है तो सीनियर सिटीजन स्कीम है, उसमें 15 लाख रुपया डाल सकती है, 9 लाख रुपया ये पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम है उसमें डाल सकती है, और बाकी पैसा अगर ज्यादा रिस्क लेने की इच्छा नहीं है तो फिक्स डिपॉजिट में भी डाल सकती है। ये तो 2 अल्टरनेटिव मैंने इनको बताया जी। तो रसिका, काफी सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, फंड्स भी कुछ आपके सामने हैं जो बलवंत साहब की तरफ से, अदरवाइज जो आपको 50 लाख का कॉर्पस से आप एक साथ सारा पैसा एक इंस्ट्रूमेंट में डालें, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चूज कर सकती हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऑप्शन हो सकता है, साथ ही MIPs का भी ऑप्शन है, SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए एक साथ जो आप पैसा डालेंगे हर महीने थोड़ा थोड़ा आप निकाल सकती हैं। कुछ ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, इनको आप कंसिडर कर सकती हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और सवाल हैं उन्हें ब्रेक के बाद शामिल करेंगे, जल्द लौटते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन, हमारी खास पेशकश। और आपको बता दें कैसे आपको अपने सवाल भेजने हैं शो में, यानी इमीडिएटली हमारा ईमेल आईडी आप नोट करें, अपना पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं। she@zenetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। साथ ही SMS भी कर सकती हैं। she हमारा कोड रहेगा, उसके साथ अपना नाम, अपना सवाल 57575 पर भेज सकती हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए बलवंत जैन हमारे साथ बने हुए हैं अपना पैसा.com से। बलवंत साहब, अगला सवाल बहुत ही ब्रीफ में है। मेल के जरिए मोनिका ने पूछा है, जानना चाहती हैं कि डेजिग्नेशन इन्होंने किया है अपनी कंपनी में और करीब करीब 14 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली एक बड़ी अमाउंट इनको मिलने वाली है। इसको मंथली रिटर्न्स के लिहाज से कहाँ निवेश करें, यानी नियमित रकम कहाँ से मिल सकती है? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि मोनिका जी को 14 लाख रुपया मिलने वाला है और उनको नियमित इनकम चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम है, जिसमें जॉइंटली वो 9 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पे 8.4% के आसपास का ब्याज आएगा। उसके अलावा आप चाहे तो इनकम फंड में डाल सकती है, म्यूचुअल फंड की MIP में डाल सकती है, या बैंक में FD करवा सकती है, जिसमें आपको मंथली या क्वार्टरली रेगुलर इनकम आती रहेगी। जी, और इनफैक्ट आप देख भी सकते हैं मोनिका कुछ एक कैलकुलेशन भी की है बलवंत साहब ने आपके लिए कि अगर आप इसको पोस्ट ऑफिस MIS मंथली इनकम स्कीम्स में करती हैं, जिसमें अभी 8.4% के दर से आपको ब्याज मिलेगा, तो अगर आप 9 लाख रुपए निवेश करेंगे करीब 6,300 रुपए की प्रति माह आपको एक रकम मिल पाएगी। बाकी आप अपनी जोखिम क्षमता के अकॉर्डिंग फिक्स डिपॉजिट्स में भी कर सकती हैं। फिक्स डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो करीब करीब 9% का ब्याज आपको मिलेगा 5 साल की अवधि अगर हो तो। कुछ बैलेंस फंड्स, कुछ MIPs की भी यहाँ पर जिक्र किया हमने, आप उनको आप कंसिडर कर सकती हैं। थोड़ा सा और डिटेल में आप लिखती तो बेहतर आपको हम जवाब दे पाते। एक और सवाल यहाँ पर शामिल करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर श्वेता रायचुरा जी मौजूद है। नमस्कार श्वेता, पूछिए क्या सवाल है आपका? श्वेता, आप सुन पा रही हैं? श्वेता, मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। पूछिए आपका क्या सवाल है? Actually, I am a student right now, but I can save around 2,000 to 1,500 per month. So, Okay. what is the best way to invest other than recurring deposits? ऑलराइट, मे आई नो आप कितने समय के लिए करेंगे ये जो 2,000-2,500 रुपए आप करेंगी? फॉर हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू इन्वेस्ट दैट? No definite period. ओके I mean, I can invest as long as I want. ओके, एंड आपकी उम्र कितनी है श्वेता? 20 years. ओके, वेरी यंग स्टूडेंट, कांग्रेचुलेशंस, आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। बलवंत साहब, पहली तो हमारी तरफ से काफ़ी इनको बधाई हम देंगे। साथ ही आपसे अगर जानना चाहे, इनका कुछ क्राइटेरिया ऐसा क्लियर नहीं है कि छोटी अवधि के लिए करेंगे या लंबी, रकम इन्होंने कुछ तय करी है, उम्र काफ़ी कम है, कहाँ पर निवेश करें? पल्लवी, ऐसा है कि अगर आपका टाइम हॉरिजन निश्चित नहीं है तो किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए वो सुझाव देना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपका 5 साल से कम का अगर टाइम हॉरिजन है तो आप लिक्विड फंड में डाल सकती है, डेट फंड वगैरह में डाल सकती है। अगर 5 साल से 10 साल का टाइम हॉरिजन है तो जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ आप बैलेंस फंड में डाल सकती है। और ये जैसे बता रही है इंडिपेंडेंट पीरियड के लिए श्वेता जी इन्वेस्ट कर सकती है, और अभी से शुरू करेगी तो जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट इनको मिलेगा। तो मेरा सुझाव रहेगा कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, जैसे फ्रैंकलिन की ब्लू चिप है, ICICI प्रूडेंशियल की ब्लू चिप स्कीम है, उसमें 1,000 रुपए दोनों में शुरू कर सकती है। परंतु अगर उनका टाइम ओरिजिन 10 साल से ज्यादा है तो ही इक्विटी में एक्सपोजर लें, नहीं तो इनको जैसे लिक्विड फंड या इनकम फंड वगैरह में ही पैसा डालना चाहिए। श्वेता, आपको यहाँ पर एक चीज जो ध्यान में रखनी होगी वो ये कि RD की आपने बात की थी, RD में आपको फिक्स रिटर्न्स मिलेंगे, तो आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप निवेश करें। RD के रिटर्न्स दिखाने की हमने कोशिश किया, करीब 8 से 8.75% तक आपका रिटर्न मिलेगा अगर 1 साल का सबसे छोटी अवधि जो आप सोच रही हैं कि आप कर सकती हैं। फिलहाल एक और सवाल यहाँ पर शामिल करेंगे मेल के जरिए। कविता का सवाल है, कुछ इन्होंने टैक्स छूट की बात की है बलवंत साहब। इन्होंने मेंशन किया कि इनके हस्बैंड MBA कर रहे हैं और उसके लिए इन्होंने लोन लिया है, मतलब शायद किसने लोन लिया ये क्लियर नहीं है, लेकिन क्या टैक्स छूट ये इस पर क्लेम कर सकती है और छूट किसे मिलेगी? इनके हस्बैंड शायद पढ़ाई कर रहे हैं तो वो जॉब नहीं कर रहे हैं, ये खुद जॉब कर रहे हैं, ऐसे में टैक्स प्रोविजंस क्या है? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो आप एजुकेशन से रिलेटेड है वो 2 खर्चे हैं, एक तो फीस का है और एक आपने अगर लोन वगैरह लिया है तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह जो पेमेंट करते हैं। तो जहाँ तक सवाल फीस का है तो ETC में जो डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ आपके बच्चों के लिए ही मिलता है। तो आप हस्बैंड के लिए आप अगर फीस का पेमेंट दिया है तो वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, जैसे लोन लिया है और जॉइंटली ही लिया होगा, और मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि कविता जी सर्विस कर रही है, तो अगर ये सर्विस कर रही है तो उस पर जो लोन पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट है उसका सेक्शन 80 में इमेज डिडक्शन मिलता है। तो एक पल्लवी ध्यान रखने जैसी बात है कि होम लोन में जैसे आपको रीपेमेंट पे ETC में डिडक्शन मिलता है, वैसा जो प्रिंसिपल रीपेमेंट का है, एजुकेशन लोन का है, वो डिडक्शन का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है।
जी, तो चलिए, आपको तो फिलहाल नहीं मिल पाएगा क्योंकि पढ़ाई आपके पति कर रहे हैं। एक सवाल बहुत ब्रीफली आपसे लेंगे बलवंत साहब, जाते जाते। एक गिफ्ट पर टैक्स के यहाँ पर चर्चा की है इन्होंने। हनी हरियाणा से उन्होंने सवाल पूछा है कि इनका अच्छा अभी बेटा पैदा हुआ है, करीब 1 महीने का है, उसके जन्म पर काफी सारे गिफ्ट्स मिले हैं जिसकी लगभग वैल्यू 3 लाख के आसपास है। टैक्स देनदारी क्या है, एक तो आपसे जानना चाहेंगे, और ब्रीफली इसको अगर ये एफडी में करती हैं, टैक्स प्रोविजन जानना चाह रही हैं, क्या कुछ इसमें टैक्स कटेगा, टीडीएस वगैरह, आप क्या सलाह देंगे? पल्लवी, ऐसा है कि जो गिफ्ट वगैरह मिलती है तो वो रिलेटिव को छोड़ के है, 50,000 रुपये से अगर ज़्यादा है तो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है। अगर ये जैसे गिफ्ट इनके बच्चे को मिली है तो ये हस्बैंड या वाइफ दोनों में से जिसकी इनकम ज़्यादा है उनमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा है। पर उसमें 3 लाख की गिफ्ट में अगर इनके जो क्लोज रिलेटिव है, जैसे इनके या इनके हस्बैंड से ब्लड से रिलेटेड है या मैरिज से रिलेटेड है, उनसे जो गिफ्ट मिली है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो गिफ्ट का मिला पैसा आप कहीं पर भी लगा सकती है, परंतु ध्यान रखने जैसी बात है कि उस पर अगर जैसे एफडी में लगाया, कहीं भी लगाया, उस पर जो इनकम आएगी वो भी उसी तरह पेरेंट्स दो में से एक पेरेंट की इनकम, जिनकी हायर इनकम है, उसमें क्लब होती रहेगी। तो गिफ्ट किससे मिला है वो भी मैटर करेगा। अगर रिलेटिव से मिला है तो उस पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है, लेकिन अगर नॉन रिलेटिव है तो 50,000 से ऊपर में आपको टैक्स देना होगा। फिलहाल इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। बलवंत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि न सिर्फ ईमेल और एसएमएस, आप ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल नोट करें, MMW_Z बिजनेस। जी हाँ, अपने एक्सपर्ट से आप अपने सवाल ट्विटर के जरिए भी पूछ पाएंगे और साथ ही शो की लेटेस्ट जानकारी आप भी ले सकते हैं। फिलहाल इस शो से बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।